हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकरा ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सातत्य एवं अवकलनीयता। स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है हम लोगों का, ये सातत्य एवं अवकलनीयता, ये कैलकुलस का एक चैप्टर है। वैसे कैलकुलस में हम लोगों को टोटल 5 चैप्टर्स स्टडी करना है। ओके, पहला है सातत्य एवं अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सेकेंड चैप्टर है अवकलज के अनुप्रयोग, ठीक, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। थर्ड चैप्टर है समाकलन, इंटीग्रल्स, और इसको हम इंटीग्रेशन भी कहते हैं। फोर्थ चैप्टर है समाकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। और जो फिफ्थ चैप्टर है वो है अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो सारे चैप्टर्स हैं जो कि हम लोगों को कैलकुलस में पढ़ना है, ये चैप्टर्स हमारी एनसीईआरटी के बुक में चैप्टर नंबर 5 से शुरू होता है। तो पहला जो चैप्टर कैलकुलस का है, सातत्य एवं अवकलनीयता, ये एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 5 है। अगला चैप्टर नंबर 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। तो चैप्टर 5 से लेकर 9 तक में हम लोगों को ये कैलकुलस के 5 चैप्टर्स स्टडी करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर नंबर 5 है सातत्य एवं अवकलनीयता और चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग, तो ये दोनों जो कैलकुलस का पार्ट है ये हम लोगों के एनसीईआरटी के फर्स्ट बुक में दिया है। ओके, और यहाँ इंटीग्रल्स से ये 3 चैप्टर्स हम लोगों को सेकेंड बुक में स्टडी करना है, चैप्टर 7, 8 और चैप्टर 9। ठीक है, तो ये दोनों हम लोगों के फर्स्ट बुक में है, चैप्टर 5 और चैप्टर 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कैलकुलस का ही मैंने पार्ट आज क्यों शुरू किया, क्योंकि कैलकुलस हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स में, और अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या नेवी की तैयारी कर रहे हैं, तो इन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी कैलकुलस से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछता है, और बोर्ड एग्ज़ाम्स में तो ज़्यादा पूछता ही है। बोर्ड एग्ज़ाम्स में लगभग 40% क्वेश्चंस जो हैं वो इसी कैलकुलस से ही रहता है, इन्हीं 5 चैप्टर्स से रहता है। ठीक है, इसलिए मैंने कैलकुलस को चुना कि पहले कैलकुलस को पढ़ लिया जाए और फिर उसके बाद हम लोग बाकी के चैप्टर्स स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करेंगे पहला चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। स्टूडेंट, ये जो 5 चैप्टर्स हैं, हम कह सकते हैं इन सारे चैप्टर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सातत्य एवं अवकलनीयता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, अवकलनीयता, इसका जो एक पार्ट है, इस पार्ट का यूज़ बाकी के सारे चैप्टर्स में होने वाला है। ठीक, जैसे यहाँ पे अवकलनीयता, डिफरेंशिएशन, इस डिफरेंशिएशन का यूज़ हमारे चैप्टर 6 में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे जो हम लोग अवकलनीयता, अवकलन सीखेंगे, उसका हमें यूज़ करना है किस में, चैप्टर नंबर 6 में, इसी का हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 चैप्टर 5 से जुड़ा हुआ है। अब अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 समाकलन, इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन जो होता है, ये डिफरेंशिएशन का ठीक क्या होता है, रिवर्स होता है, ठीक उल्टा होता है, अपोजिट होता है। तो चूँकि हमारा जो थर्ड चैप्टर है, चैप्टर 7 इंटीग्रेशन, ये है डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा। तो अगर हम डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं जानते तो हम समाकलन भी ठीक से नहीं समझ पाएंगे। ओके, तो इंटीग्रेशन को ठीक से समझने के लिए हम लोगों को डिफरेंशिएशन को ठीक से समझना ज़रूरी है। उसके बाद है समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समाकलन के अनुप्रयोग में हमें किसका यूज़ करना है, समाकलन का यूज़ करना है। और समाकलन को ठीक से हम यूज़ तभी कर पाएंगे जब हम अवकलन ठीक से समझेंगे तब, क्योंकि समाकलन जो है वो अवकलन का ठीक उल्टा होता है। और उसके बाद है चैप्टर नंबर 5 अवकल समीकरण। तो आप इसमें भी देख सकते हैं यहाँ पे अवकल समीकरण, तो ये भी किससे रिलेटेड है, इस अवकलन से रिलेटेड है। तो अगर आप अवकलन अच्छे से समझते हैं तो आप अवकल समीकरण चैप्टर को भी ठीक से समझ पाएंगे, अदरवाइज़ आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग ये सारे चैप्टर्स देखेंगे। आज हम लोग शुरू करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो स्टूडेंट, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो लेक्चर्स की जितनी सीरीज़ आएगी वो सारे सीरीज़ को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से और वीडियो को विदाउट स्किप किए, बिना भगाए हुए आप उसको टोटली देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियोस के बीच बीच में मैं फार्मूले लिखवाता हूँ, फिर कुछ रूल्स लिखवाता हूँ, तो वो फार्मूले और रूल्स आपसे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप फार्मूले और रूल्स आप छोड़ देंगे तो फिर आपको क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी।
ठीक है, तो इसका आप ख़ास करके लेक्चर सारे देखिएगा और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और जब भी हमारे लेक्चर्स को आप देखें तो आप कॉपी और पेन लेकर के ज़रूर बैठें, और साथ में आप बुक लेकर के भी बैठें, ताकि जो क्वेश्चन हम बनाएं या हम आपको कुछ क्वेश्चंस कहेंगे भी बनाने के लिए तो आप उसको ज़रूर बनाएंगे, है ना। और कॉपी और पेन लेकर के बैठें और एक अच्छा सा नोट्स बनाएं, ताकि पार्ट टाइम आप उसको रिवीजन कर सकें, है ना। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10th 11th या 12th के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, या आप एयरफोर्स, नेवी और एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल में साइंस, मैथ और इंग्लिश के अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आते हैं। ठीक है, उन वीडियोज़ को स्टडी करके आप अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई डाउट आता है, अगर क्वेश्चंस में कोई डाउट है, अगर एनसीईआरटी की बुक में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनता, उसमें प्रॉब्लम आता है, तो आप कमेंट में हमें उस चैप्टर का नाम और वो क्वेश्चन नंबर आप हमें कमेंट कर दें। मैं उस क्वेश्चन को आपको दोबारा से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इन सारे चैप्टर्स में, या मैथ्स में जो भी हम लोग चैप्टर्स देखेंगे, उन सारे चैप्टर्स में हम लोग एनसीईआरटी की बुक का हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी का बुक आपके पास होना मस्ट है, उसको आप रिवीजन करेंगे। हम यहाँ पे आपको रूल्स और फॉर्मूले और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराएंगे। घर पे आपको खुद से भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से हो जाए। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लें फटाफट। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग शुरू करते हैं कंटिन्यूटी। ठीक है, इसमें दो टॉपिक्स हम लोगों को स्टडी करना है, कंटिन्यूटी, सातत्य और अवकलनीयता। तो सबसे पहले हम लोग सातत्य को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है कंटिन्यूटी, ये बना है वर्ड कॉन्टिन्यूअस से। ठीक है, और ये जो हिंदी का वर्ड है सातत्य, इसको हम लोग संतत भी कह सकते हैं, एक और इसको नाम से हम लोग पुकारते हैं संतत। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस हम किसको कहते हैं? जो चीज़ लगातार हो। ठीक है, या तो वो ऐसे हो या फिर वो ऐसे हो, लगातार हो। ठीक है, इसको हम कहते हैं संतत। ठीक है, या कॉन्टिन्यूअस इंग्लिश में हम इसको कहते हैं। ठीक है, और अगर कोई चीज़ इस तरह से हो, ब्रेक करके हो, या इस तरह से हो, ठीक, तो ये चीज़ क्या हुआ हमारा? ये चीज़ हमारा कहलाएगा असंतत। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में डिसकॉन्टिन्यूअस कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो संतत मतलब जो लगातार हो, बीच में टूटा हुआ ना हो। ठीक है, उसको हम संतत कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। और जो बीच में टूटा हुआ हो, ब्रेक किया हुआ हो, ठीक है, उसको हम कहेंगे डिसकॉन्टिन्यूअस, असंतत। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब संतत और असंतत का मतलब आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग इसको एक फंक्शन के एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक सर्कल किया हुआ है। ठीक, ये वो पार्ट है जहाँ आपको ठीक से दिखाई नहीं देता होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए ये पार्ट जो है आपको ठीक से दिखाई नहीं दे, इसलिए मैंने इसको सर्कल कर दिया ताकि मैं इस पर कुछ ना लिखूँ। ओके, चलिए, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए y इक्वल्स दिया है 2। ठीक, और हम आपसे कहें कि क्या y इक्वल्स 2 संतत है कि असंतत है, संतत समीकरण है कि असंतत समीकरण है। तो आप इसको कैसे चेक करेंगे? तो आप इसको एक ग्राफ बनाइए छोटा सा। ये एक्स अक्ष है और ये y अक्ष है। ठीक है, यहाँ पे मूल बिंदु होता है, ओरिजिन। y इक्वल्स 2, सपोज़ यहाँ पे है y इक्वल्स 1, यहाँ पे y इक्वल्स 2। तो y इक्वल्स 2 का ग्राफ स्टूडेंट्स होता है ऐसे। ठीक, जो ये फर्स्ट और जो ये सेकंड पॉइंट है y का, वहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल एक्स अक्ष के समानांतर हम खींच देंगे। ये हमारा ग्राफ है किसका? y बराबर 2 का। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये जो y बराबर 2 का जो ये ग्राफ है, क्या ये कहीं पे डिसकॉन्टिन्यूअस है? क्या ये कहीं पे ब्रेक है? कहीं पे ये टूटा हुआ है? तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। यानी हम कह सकते हैं कि यह एक संतत है। ठीक, यानी ये जो फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो समीकरण दिया हुआ है, ये समीकरण कैसा है? संतत है। ओके,
चलिए अब एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं। अगर आपको दे दे y इक्वल्स 1 और 2, ठीक है, और यहाँ पे कह दे x लेस देन 0, यदि मैं लिख देता हूँ यदि x लेस देन इक्वल टू 0 और y, और यहाँ पे लिख दे यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको जो फलन दिया, फंक्शन दिया हुआ है, फलन दिया हुआ y बराबर 1 2 1, y बराबर 1 है यदि x का मान 0 से छोटा है। x क्या है? 0 से छोटा। और y बराबर 2 यहाँ पे दिया है और इसके लिए x का मान क्या है? 0 से बड़ा और बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है y बराबर 1 2, ये फलन, ये समीकरण संतत है कि असंतत है। ओके, तो चलिए हम एक यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं। x डैश y डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं फॉर्मूले, रूल्स और बुक के क्वेश्चंस पे हम आएंगे, उससे पहले हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए y इक्वल्स 1, यहाँ पे जैसे हम y के वैल्यूज़ ले लेते हैं, ये है 1, यहाँ पे 2 और ऊपर जाएंगे 3 मिलेगा हमें। ठीक है, हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना है। x पॉजिटिव और नहीं, देखिए x का मान 0 से छोटा, x 0 से छोटा किधर होता है? यहाँ पे तो 0 0 होता है ना, और 0 से छोटा इधर होता है x का मान, और 0 से बड़ा होता है x का मान इधर। ठीक है, और x बराबर 0 ठीक इसी लाइन पे होता है, इसी लाइन पे। ठीक है, इस लाइन पे सारा x क्या होगा? 0 होगा। अब चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि y इक्वल्स 1 है, y इक्वल्स 1 है, y पे 1 पे मैंने रख लिया। कब? जब x का मान 0 से छोटा है। x 0 से छोटा किधर होगा? x 0 से छोटा इस डायरेक्शन में होगा ना, तो आप इस डायरेक्शन में एक लाइन खींच लीजिए 1 के पैरेलल में। चलिए अब यहाँ पे देखिए, क्या इस यहाँ पे जो कह रहा है x 0 से छोटा, क्या इसमें ये भी कह रहा है कि x 0 के बराबर है? नहीं ना। तो जब x 0 के बराबर ना हो तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है? एक छोटा सा स्फीयर बनाना होता है या सर्कल बनाना होता है, और ये सर्कल बीच में कैसा होना चाहिए? खाली होना चाहिए। ठीक है, बीच में खाली होना चाहिए। तो ये मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया। ये हमारा ग्राफ है y इक्वल्स 1 का यदि x 0 से छोटा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं y बराबर 2, तो y बराबर 2 पे मैंने पेन रख लिया, और यहाँ पे क्या कर रहा है? x 0 से बड़ा, तो x 0 से बड़ा इधर होता है, मैंने इधर लाइन खींच दिया, और कह रहा है x 0 के बराबर भी है, तो 0 के बराबर है डिस्टेंस, तो यहाँ पे हम एक सर्कल तो बनाएंगे, लेकिन उस सर्कल को हम पूरा बीच में से फिल कर देंगे। ठीक है, यानी स्फीयर बना के और बीच में क्या करना है? पूरा फिल कर देना है। तो फिल कब करना है? जिस कंडीशन में कहे कि x 0 के बराबर है, तो उस कंडीशन में हम फिल कर देंगे, और जब बराबर का सिंबल नहीं देनी चाहिए तो उस कंडीशन में हम इसको फिल नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब इस ग्राफ को देखकर आप बताइए कि क्या ये जो मैंने y इक्वल्स 1 2 इसका मैंने ग्राफ प्लॉट किया, वो कॉन्टीन्यूस है कि डिसकॉन्टीन्यूस है, संतत है कि असंतत है? तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये क्या है? असंतत है, क्योंकि बीच में ब्रेक है। यहाँ से ये ग्राफ चला, यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ से ब्रेक हुआ, यहाँ से ब्रेक हुआ यहाँ तक, और फिर यहाँ से चला। तो इस पूरे ग्राफ में हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? ब्रेक मिल रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमें ब्रेक मिल रहा है तो ये जो फंक्शन है ये क्या कहलाएगा? असंतत कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम लोगों ने देखा कि ग्राफ से हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि संतत है कि नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स, जितने जो क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया है उसको हम लोगों को ग्राफ से प्रूफ नहीं करना है, ग्राफ से चेक नहीं करना है कि वो संतत है कि असंतत है, बल्कि हमको फॉर्मूले लगाना है, रूल्स लगाना है, और उस फॉर्मूले से हमें चेक करना है कि वो फंक्शन, वो फलन, वो समीकरण संतत है कि असंतत है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वो फॉर्मूला देखते हैं, इसको हम मिटाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे इसको। चलिए अब हम देखते हैं फॉर्मूले पे, पहले चलते हैं हम लोग, फिर हम लोग बुक के क्वेश्चंस पे आएंगे। चलिए, तो रूल 1 हम पहले लिखते हैं, रूल 1। ठीक, देखिए रूल 1 में क्या कहता है कि यदि
लिमिट x टेंड्स टू c fx बराबर f c हो तो x बराबर c पर fx संतत होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फॉर्मूला आप देखें, लिमिट x टेंड्स टू c, इसको हम क्या पढ़ते हैं ये आप पहले ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मैं अलग से लिख दूँ इसको, लिमिट x टेंड्स टू c, इसको हम पढ़ते हैं लिमिट x, और ये जो एरो का मार्क है उसको हम पढ़ते हैं टेंड्स टू c। हिंदी में इसको हम कहेंगे लिमिट x टेंड्स टू को हम कहते हैं की ओर अग्रसर, की ओर अग्रसर। ठीक है, c। तो इसका मतलब ये है कि ये जो x है वो किधर अग्रसर है, c की ओर, c को अप्रोच कर रहा है, यानी x का जो मान है वो लगभग किसके बराबर है, c के बराबर है। ठीक, तो इसको हम पढ़ते हैं लिमिट x टेंड्स टू c, x c की ओर अग्रसर। लिमिट को हिंदी में हम सीमा कहते हैं, आप क्लास 11th में भी पढ़े होंगे। तो चलिए हम लोग इसको क्वेश्चन बनाते हैं, फिर ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये क्या कह रहा है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 NCERT बुक। ओके, तो चलिए जो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन, हमें सिद्ध करना है सिद्ध कीजिए कि फलन, और फलन क्या दिया हुआ है हम लोगों को, fx बराबर 5x माइनस 3, x बराबर 0, x बराबर माइनस 3 और x बराबर प्लस 5 पर संतत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है 5x माइनस 3 fx बराबर। ठीक है, तो हम जो लिखते थे ना y इक्वल्स 1 2, तो ये जो y का वैल्यू है, ये जो y है, इसी को y को एक और नाम से भी जाना जाता है fx। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या देगा, fx करके देगा। ठीक है, तो वही समझना है, fx और क्या दिया है 5x माइनस 3, और हमें x और 0, x इक्वल्स माइनस 3 और x इक्वल्स 5 पे हमें चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे एक जनरल फार्मूले पे चेक किया हुआ है, x इक्वल c पे इसको चेक किया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है, fx इक्वल दिया है 5x माइनस 3। हम चेक करने जा रहे हैं, पहले हम लोग चेक करते हैं x बराबर 0 पर। ठीक है, तो x बराबर 0 पे हम चेक कर रहे हैं, तो x बराबर 0 पर, तो जब भी आप चेक करें तो देखिए कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले आप ये चीज़, इसका मान निकालेंगे। ठीक है, इसका, ये क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू c fx। अब देखिए इसका मान कैसे निकालना है। ठीक है, ये इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट जो है वो ऐसे ही लिखें, लिमिट x टेंड्स टू, चूँकि हमें किस पॉइंट पे चेक करना है, x बराबर 0 पर ना, यहाँ पे x बराबर c के लिए फॉर्मूला है। अगर हमें x बराबर 0 पे चेक करना है तो c की जगह पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे। क्लियर, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, अब यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और fx का मान कितना है 5x माइनस 3, तो यहाँ पे 5x माइनस 3 आप लिख दीजिए। और इस वैल्यू में, ये जो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू 5x माइनस 3, इसमें आप x के जगह पे ये 0 पुट कीजिए वैल्यू, है ना।
तो x 0 की ओर अग्रसर का मतलब x टेंड्स टू 0 का मतलब कि x का मान लगभग किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो आप यहाँ x के जगह पे 0 पुट कीजिए, तो 5 इंटू 0 माइनस 3, तो 5 इंटू 0 0 और -3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए हम लोग निकालते हैं वैल्यू इसका, जैसे यहाँ पे है एफ सी यानी ठीक वही पॉइंट जिस पे आपको प्रूफ करना है। तो हमें प्रूफ करना है 0 पे, तो अब हम निकालेंगे f0। ठीक है, तो f0 निकालेंगे तो क्या होगा, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे fx का वैल्यू है 5x - 3। तो जब आप x के पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ राइट साइड भी x के पे आपको क्या पुट कर देना है, 0 0 पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम f0 का मान हो जाएगा 5 इंटू 0 और -3, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0 0 और -3 ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू क्या आया देख सकते हैं आप, वहाँ पे वो ऊपर वाले का भी वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का मान कितना आया -3, और यहाँ पे f0 का मान कितना आया -3। तो जब दोनों का वैल्यू बराबर है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल्स आया कितना f0। ठीक, इसलिए हम कहेंगे इसलिए x बराबर 0 पर fx संतत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें बाकी ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं x इक्वल्स -3 और x इक्वल्स 5, ये दोनों आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन बन जाता है तो आप हमें कमेंट करके आज ही बताएंगे। ठीक, और अगर ये नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट करके वो भी बताएंगे। तो अगले क्लास में हम पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।